घर में इतनी दिक्कत चल रही थी कि मैं न ही बेटी का फीस भर पा रहा था और ना ही पत्नी के लिए दवाइयां खरीद पा रहा था। और अचानक से उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब मेरे बाबूजी घर पर आ गए। अब मैं उनकी डिमांड कैसे पूरी करूंगा, यह सोचकर ही मेरे होश उड़ गए। लेकिन जब उन्होंने मेरे सामने, रात के 8 बज रहे थे, सारा दिन ऑफिस में काम करते करते मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था और ऊपर से इतनी गर्मी, न जाने इस बार कितनों की जान लेकर जाएगी। अभी मैं बस के धक्के खाते हुए और सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ ही था कि मेरी नजर सामने किचन से आती मेरी पत्नी पर पड़ी। मैंने देखा उसके हाथों में एक गिलास पानी था, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मैं उसका चेहरा देखकर समझ गया कि जरूर कोई बात है, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। पंखा अपनी पूरी रफ्तार में चल रही थी, लेकिन उसकी गर्म हवा मुझे और भी थकने पर मजबूर कर रही थी। पत्नी ने मुझे पानी पीने के लिए दिया और फिर जैसे ही मैंने पानी पिया और उससे मैं कुछ बोलता, वह मुंह बनाए हुए दोबारा से किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद से ही मैं फ्रेश हुआ और हाथ मुंह धोकर उसे टॉवेल मांगा। उसने बिना कुछ बोले मुझे तौलिया पकड़ा दिया। अब तो मैं बिल्कुल समझ चुका था कि जरूर ही बम फूटने वाला है, लेकिन मैं बिल्कुल चुप रहा और अब मैं खुद ही उसके पास चला आया और उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है नीलू, आज इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो उसने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है? आप क्यों परेशान होंगे? आपको तो ट्यूशन से बेइज्जती करके नहीं भगाया जाता है, वह तो मेरी बेटी को भगाया जाता है। आप तो स्कूल नहीं जाते हैं, जाता तो मेरा बेटा है, जिसे कि स्कूल ड्रेस और जूते ना होने के कारण फुटबॉल टीम में खिलाने से मना कर दिया जाता है। आपको क्या? आपको तो बस सुबह 9 बजे जाना है और शाम को 8 बजे आना है और फिर चादर तान कर सो जाना है। और इसके अलावा एक पल की भी चिंता नहीं है आपको। पिछले महीने ही डॉक्टर ने मुझे दवाइयां लिखी थी और कहा था कि मुझे वह दवाइयां रेगुलर खानी है, नहीं तो मेरी तबीयत और बिगड़ सकती है। लेकिन आपको मेरी भी कोई ख्याल नहीं है। मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ, तुम्हें क्या पता? दवाइयां नहीं खाने के कारण मेरे शरीर में कितनी कमजोरी रहती है। मुझसे काम होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सारा काम करती हूँ। आखिर मैं कब तक इसी तरह की जिंदगी जीऊं? कभी तुमने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे की ओर? ये झुर्रियां, बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही हूँ। एक पैसे की दवा नहीं नसीब होती है मुझे। ये सब छोड़ो, इतनी गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, ऐसा लगता है कि मानो किसी ने आग का गोला हम लोगों के घर में रख दिया है। लेकिन एक पुराना कूलर लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी। मैं बस बेड पर बैठा नजरें झुकाए अपनी नाकामी पर शर्मसार हो रहा था। बीवी बच्चों की परवरिश और उनकी जरूरतों को ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पर क्या करूं, ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। कहने के तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर मैं कैसे कह पाऊं कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन ब दिन जरूरतों के बोझ तले दबता जा रहा हूँ। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आसमान छू चुकी है और पगार बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है। नौकरियां कभी भी जा सकती है, काम नहीं है ऑफिस में, इसलिए वही पुरानी पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या करूं? मैं बैठा बैठा अपने परिस्थितियों से दो चार हो ही रहा था कि
और इस मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए अपने मन के घोड़ों को दौड़ा रहा था कि अचानक से घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोलकर देखा तो पिताजी थे। अपने दादाजी को देखकर बच्चे तो खुशी से उछल गए, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गई। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मानो वो कह रही हो, अपना पेट पालने के लिए तो अब अपने आते और गुर्दे गिरवी रखने के दिन आ गए हैं। अब ऐसे में पिताजी बिना कोई खबर दिए हुए अचानक आए हैं तो जरूर ही कोई आर्थिक समस्या को लेकर ही आए होंगे। मैंने भी नजरें चुराते हुए एक बार मीनू को और देखा, पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था। इसलिए जल्दी से उठ के पिताजी के पास गया और नजरें चुराते हुए उनके चरण स्पर्श कर उन्हें बैठने को कहा। मीनू ने भी उन्हें चरण स्पर्श किया और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि मीनू तो मुंह छिपा के किचन में जा चुकी थी। मुझे डर था पापा कहीं पैसे की कोई बात ना कर दे, इसलिए मैंने जल्द से जल्द बच्चों को बुला के उनके पास भेज दिया और खुद वापस कमरे में चला गया। पिताजी भी मुझे जाते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मैं किचन में आया तो मीनू ने कहा, पिताजी जरूर ही किसी आर्थिक मदद की आस करके आए होंगे। ऐसे में इन्हें हम ही याद आते हैं। बड़े वाले भाई साहब को कोई याद नहीं करता। देने के नाम पर तो पहले उनका ही नंबर आता है, और जब कोई जरूरत होता है तब सब लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो ये शब्द मीनू कभी नहीं बोलती थी, पर इस बार उसके घर की तंगहाली इस लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए अगर जहर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे का इंतजाम ना के बराबर ही था। एक तरह मीनू लगातार मुझे बोले जा रही थी और दूसरी ओर मैं था जो कुछ कर पाने में समर्थ ही नहीं था। अतः मैंने मीनू को चुप रहने के लिए कहा और बोला, तुम शांत हो जाओ। कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी दवाइयाँ और बच्चों की जरूरत का सामान ला दूंगा, पर अभी के लिए पिताजी का मान रखो। उनके सामने घर में कलेश करने का मतलब उनकी मान मर्यादा के खिलाफ है। मीनू समझदार थी, पर उस पर आर्थिक तंगी का बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए वो बेकाबू थी। कहाँ से लाओगे? भीख मांग के या फिर खुद को गिरवी रख के? यह सब सोचना मेरा काम है और मैं ही इसे करूंगा। तुम बस भगवान के लिए शांत हो जाओ। अब मीनू शांत हो गई थी। वो खाना लेकर टेबल पर लगा देती है और अब पापा और बच्चों सहित हम लोग एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम पापा ने एकाएक मेरी ओर देखा और पास बैठने को कहा। मेरी सांसें और दिल दोनों ही तेज हो गया। कहीं पिताजी कुछ मांग ना कर दे, क्योंकि मेरे पास अभी देने के नाम पर केवल वक्त ही था। उसके अलावा मैं जुबान भी नहीं दे सकता था। पिताजी बोले, देखो अभी काम अच्छा और जोर शोर से चल रहा है। खेतों पर भी बहुत सारा काम पसरा हुआ है, इसलिए सुबह की गाड़ी से ही वापस चला जाऊंगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी और कह रही थी कि पिछले कुछ महीनों से तुम फोन पर बातें बहुत कम कर रहे हो, और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में होते हो। ये तुम्हारी बचपन की आदत है। इसलिए माँ के जोर और मुझे मुन्ना और मुन्नी की याद सता रही थी, इसीलिए मैं आ गया। यहाँ तक तो ठीक था। अब मैं अवाक बैठा था कि पता नहीं अब पापा क्या कहने वाले हैं। मैंने एक नजर मीनू की तरफ देखा तो वो किचन की चौखट के पास खड़ी होकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि आगे पापा क्या कहने वाले हैं। लेकिन पापा ने आगे कुछ कहा नहीं। उन्होंने खाना खाया और हाथ मुंह धोने लगे। मैं चुपचाप बस उन्हें देखे जा रहा था और अब उन्होंने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक नोटों की गड्डी निकाली और मेरे ओर बढ़ा दिए। एक पल के लिए तो मैं स्तंभ और निशब्द ही खड़ा रहा।
पिताजी ने कहा, अरे पकड़ो भी भाई, अब इतने बड़े भी नहीं हो गए हो कि हमारी दी हुई आशीर्वाद को ग्रहण न कर सको। वैसे भी इस बार फसल अच्छी हो गई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब उन्होंने मीनू की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू का और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो। देखो कितनी कमजोर हो रही है, और अपना भी। उन्होंने पैसे मेरे हाथों में रख दिए। मेरी आंखें भर आई थी, और वो बचपन के दिन याद आ गए थे जब पापा स्कूल जाते वक्त 4 आने ऐसे ही हाथ फैलाने पर रख दिया करते थे। पर बस अंतर इतना होता था कि उस वक्त मेरी आंखें झुकी हुई नहीं बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची होती थी। फिलहाल मीनू और मैं दोनों ही गलत साबित हो चुके थे, इसलिए खुद की नजरें खुद से ही नहीं मिला पा रहे थे। सच में बच्चों के लिए माँ बाप बोझ हो सकते हैं, पर माँ बाप के लिए बच्चे कभी भी बोझ नहीं होते हैं। वे हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।